नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 10वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि इन मिस लिसाज इंग्लिश क्लास लैंग्वेज एक्यूरेसी इज गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी कि लिसा मैडम के कक्षा में, अंग्रेजी के लिसा मैडम की कक्षा में जो एक्यूरेसी है यानी जो शुद्धता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। आगे पढ़ लीजिए, फोकसिंग ऑन स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उसमें से रीडिंग यानी पढ़ने पर और राइटिंग यानी लिखने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। एंड नॉट ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और सुनने पर और बोलने पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, बोलने पर बिल्कुल कम फोकस किया जा रहा है। आगे पढ़िए, शी वुड गिव सफिशियंट एक्सरसाइज वेयर मदर टंग वाज यूज्ड टू ट्रांसलेट टारगेट लैंग्वेज एक्सरसाइज, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराती हैं जिसमें जो टारगेट लैंग्वेज है यानी जो सेकंड लैंग्वेज है उसके कठिन शब्दों को उसकी मदर टंग में बताया जाए। ठीक है, आगे पढ़िए, विच मेथडोलॉजी वाज मिस लिसा यूजिंग विथ हर चिल्ड्रन, यानी कि मैडम लिसा जो है वो अपनी कक्षा में किस मेथडोलॉजी को यूज कर रही हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमको हिंट दिया गया है कि उसके मदर टंग में जो टारगेट लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, और ऊपर से भी आप हिंट ले सकते हैं कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में हम लोग जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें कम्युनिकेशन करने का मौका ही नहीं मिलता, यानी बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पर स्पीकिंग को भी मौका नहीं दिया जा रहा है, यानी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और इसमें मेन फोकस किस पर किया जाता है? मेन फोकस ग्रामर पर किया जाता है। वहीं हमसे बोला जा रहा है कि उसमें इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है? एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी कैसे आएगी? जब हम लोग ग्रामर के नियमों के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइलेंट रीडिंग। साइलेंट, देखिए रीडिंग मतलब कि पठन होता है। पढ़ना दो प्रकार से होता है, एक होता है सस्वर पठन और दूसरा होता है मौन पठन। तो जो मौन पठन होता है उसी को अंग्रेजी में साइलेंट रीडिंग बोलते हैं, और जो सस्वर पठन होता है वो प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना बोलते हैं उसको। ठीक है, अलाउड रीडिंग बोलते हैं उसको, यानी बोल बोल करके पढ़ना। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मौन पठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि इन साइलेंट रीडिंग द टीचर इज आल्सो साइलेंट, यानी कि मौन पठन में शिक्षक भी साइलेंट होता है। तो ये विकल्प गलत है। कैसे गलत है? जब कक्षा में सभी बच्चे शांत हो जाएंगे, टीचर भी शांत हो गया, तो उनको इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई नहीं है। मान लीजिए कक्षा में कोई शरारत कर रहा है तो कम से कम टीचर उनको इंस्ट्रक्शन तो देगा बोल करके, तो वहां पर टीचर साइलेंट नहीं होता है, बल्कि सभी बच्चे साइलेंट होते हैं। टीचर साइलेंट नहीं होता है, टीचर इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। अगर टीचर भी साइलेंट हो गया तो इंस्ट्रक्शन कौन देगा? ठीक है, तो यहां पर टीचर साइलेंट नहीं होता है, विकल्प नेगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, इन साइलेंट रीडिंग देयर इज अ विस्परिंग दैट हैपेंस इन द क्लास, यानी कि कहा यह जा रहा है कि साइलेंट रीडिंग में जो कुछ भी कक्षा में घटित हो रहा होता है उसका बुदबुदाहट आता है। कक्षा में बुदबुदाहट कहने का मतलब कि लोग आपस में बुदबुदा रहे होते हैं। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। साइलेंट रीडिंग में बोलना कहाँ होता है? बिल्कुल साइलेंट होकर के पढ़ा जाता है, बिना बोले। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा देखिए, इन साइलेंट रीडिंग स्टूडेंट्स कैन डू लिप मूवमेंट विथ रीडिंग। कहा जा रहा है कि पठन के साथ बच्चे बोले नहीं बल्कि अपने होठों को मूव कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, हिला सकते हैं। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि साइलेंट रीडिंग में आपको ना तो बोलना होता है और ना ही आपके होठ हिलने चाहिए। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इन साइलेंट रीडिंग द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रीड क्वाइटली विदाउट इवन मूविंग देयर लिप्स, यानी कि बच्चों से यह उम्मीद की जाती है साइलेंट रीडिंग में कि वो बिना अपने होठों को हिलाए बिल्कुल शांत पूर्वक होकर के पढ़ें, यानी उनका होठ भी मूवमेंट नहीं करना चाहिए, वो अपने मन में पढ़ें। इसे बोलते हैं साइलेंट रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स राइटिंग, यानी कि वो डिसेबिलिटी जिसमें लेखन प्रभावित होता है वो कौन सा है? तो देखिए पहला दिया गया है डिस्ग्राफिया, यही हमारा सही उत्तर है। डिस्ग्राफिया में ही लिखने से संबंधित अक्षमता होती है, तो उत्तर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। बाकी डिसलेक्सिया की बात करें तो ये पढ़ने में अक्षमता है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि प्रश्न हमसे लिखने के बारे में पूछा गया था। डिसकैलकुलिया, आपको कैलकुलेशन से हिंट मिल रहा होगा कि ये गणित से जुड़ा हुआ है, यानी कि गणितीय संक्रियाओं को करने में जो अक्षमता होती है उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं, या फिर बच्चा अंक इसमें नहीं पहचान पाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है? ये एक विकार है जिसमें संतुलन से संबंधित प्रॉब्लम आती है।
ठीक है, संतुलन से संबंधित प्रॉब्लम आती है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रश्न हमसे राइटिंग के बारे में पूछा गया था, तो लेखन में अक्षमता डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंपोजिशन रिटन एक्टिविटी। कहा यह जा रहा है कि लेखन की स्वतंत्र लेखन पद्धति, स्वतंत्र लेखन यानी अपने मौलिक विचारों को लिखने के संबंध में निम्न में से कौन सा स्वतंत्र लेखन का उदाहरण नहीं है। निगेटिव वाला पूछा गया है। तो स्वतंत्र लेखन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। बच्चा जब अपने मौलिक विचारों को यानी कि अपने खुद के विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करता है तो उसे हम लोग फ्री कंपोजिशन या फिर स्वतंत्र लेखन कहते हैं। ठीक है, चलिए वो वाला विकल्प हमारा उत्तर होगा जिसमें बच्चे को स्वतंत्र लेखन करने का मौका ना दिया जा रहा हो, यानी अपना विचार प्रस्तुत करने का मौका ना दिया जा रहा हो। चूंकि हमसे नेगेटिव पूछा गया है तो नेगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। पहला दिया गया पैराग्राफ राइटिंग, तो पैराग्राफ राइटिंग यानी एक अनुच्छेद लिखने में बच्चा अपने मौलिक विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है। दूसरा दिया गया लेटर राइटिंग, इसमें भी बच्चा अपने मौलिक विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है। तीसरा दिया गया डायलॉग राइटिंग, तो डायलॉग में भी बच्चा अपने मौलिक विचारों को लिख करके प्रस्तुत कर सकता है। तो ये तीनों हमारे उत्तर नहीं होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव थे और प्रश्न हमसे नेगेटिव पूछा गया। एक ही विकल्प बचा लेवल्ड गाइडेड राइटिंग। लेवल्ड का मतलब कि चरण दर चरण बच्चों को गाइड किया जा रहा है लिखने के संदर्भ में। अब मान लीजिए टीचर के द्वारा गाइड किया जा रहा है लिखने में, तो वहां पर टीचर उनको हिंट दे रही है कि आपको लिखना क्या है। तो यहां पर बच्चे का खुद का मौलिक विचार थोड़ी हुआ, बच्चे का खुद का मौलिक विचार नहीं हुआ, तो इसे फ्री कंपोजिशन नहीं बोलेंगे। और यही हमसे पूछा गया था कि फ्री कंपोजिशन का कौन सा एग्जांपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 लेवल्ड गाइडेड राइटिंग इसका एग्जांपल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन मिस सुधाज क्लास she gives priority to the child, she ensures that she interacts with her student at every given opportunity and that she is keeping her student need in mind. मिस सुधा इज फॉलोइंग, ध्यान से समझिएगा। कहा यह जा रहा है कि जो सुधा मैडम है वो अपनी कक्षा में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं और वो ये इंश्योर करती हैं कि जब भी बच्चे को जरूरत पड़े उससे बच्चे से वो बातचीत करें, टीचर बातचीत करें। तो उनको प्रायोरिटी देना, बच्चों को प्रायोरिटी देना, बच्चों को किस में प्रायोरिटी दिया जाता है, बच्चों को प्रायोरिटी दिया जाता है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, एक ही विकल्प में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 में। ये किस थियरी से संबंधित है, ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर अगर आप लोग डाल लें नजर, तो पहला दिया गया द थियरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो यहां पर इंडिविजुअल की बात ही नहीं की जा रही है, बच्चों को प्राथमिकता देने की बात की जा रही है, बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यहां पर कहीं से भी अभिप्रेरणा की बात नहीं है। ठीक है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की बात नहीं है, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। उसके बाद से द थियरी ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना या फिर अनुकरण करना, तो यहां पर भी टीचर द्वारा अनुकरण थोड़ी किया जाएगा बच्चों का, तो यह भी विकल्प गलत हो गया। यहां पर बच्चों को केंद्र में रख करके शिक्षा देने की बात की जा रही है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, यानी कि सीधे तौर पर बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिस निशा इज टीचिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज टू हर क्लास 7th स्टूडेंट्स। कहा यह जा रहा है कि मिस निशा जो है वो अपनी कक्षा 7वीं के बच्चों को सेंटेंस के यानी वाक्यों के प्रकार पढ़ा रही हैं। आगे पढ़िए, मिस निशा बिगिंस बाय एक्सप्लेनिंग द ग्रामर रूल विथ रिगार्ड टू सेंटेंस एंड देन गोज टू द गिव एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज दैट वी कॉमनली हियर विच टीचिंग मैक्सिम इज मिस निशा फॉलोइंग। ध्यान से समझिएगा, कहा यह जा रहा है कि वह छात्रों को पहले जो व्याकरण का नियम है, ग्रामर का जो रूल है, वो एक्सप्लेन करती हैं सेंटेंस के बारे में, और उसके बाद से वो एग्जाम्पल्स बच्चों को प्रस्तुत करती हैं जो कि कॉमनली सुना जाता है, यानी सामान्य तौर पर बच्चे सुनते हैं, उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि वह किस प्रकार की टेक्निक का यूज कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, पहले बच्चों को क्या बताया गया, ग्रामर का नियम बताया गया, उसके बाद से उनको एग्जाम्पल बताया गया। पहले नियम फिर एग्जाम्पल, ये कौन सा विधि होता है, ये निगमनात्मक विधि होता है, और निगमनात्मक विधि में पहले नियम फिर एग्जाम्पल बताया जाता है। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही बात की गई है, फ्रॉम डिडक्टिव टू इंडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब होता है निगमनात्मक और इंडक्टिव का मतलब होता है आगमनात्मक, यानी कि निगमनात्मक से आगमनात्मक की तरफ है, क्योंकि निगमनात्मक किसकी बात करता है, पहले नियम की बात करता है, और आगमनात्मक किसकी बात करता है, उदाहरण की बात करता है। तो देखिए पहले नियम हो गया, फिर उसके बाद से उदाहरण हो गया, तो यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को पहले यहां पर देखिए ग्रामर का रूल यानी नियम बताया गया, उसके बाद एग्जाम्पल बताया गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मिस आयशा नोटिसेज while reading her student Ramesh pays a lot of attention to unfamiliar words that are not relevant to the purpose of that reading assignment। कहा यह जा रहा है
कि जो मैम है आयशा मैम, वो ये नोटिस करती हैं कि उनकी कक्षा में एक छात्र है रमेश नाम का, वो क्या करता है कि जो अनफैमिलियर वर्ड है, यानी कि जो बच्चों के लिए नया शब्द है, उस बच्चे के लिए जो नया शब्द है जिससे वो फैमिलियर नहीं है, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। दैट आर नॉट रेलिवेंट टू द पर्पज, यानी कि वह उसके उद्देश्य के लिए रेलिवेंट नहीं है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, आई देयरफॉर रमेश ऑलवेज लैग्स इन हिज रीडिंग असाइनमेंट, इसलिए जो रमेश है वो हमेशा पढ़ने में पीछे रह जाता है बाकी बच्चों से। एंड फाइंड्स रीडिंग असाइनमेंट टफ, और उसे लगता है कि जो उनको रीडिंग पढ़ने का असाइनमेंट दिया गया वो कठिन है। तो ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज रमेश नॉट एबल टू डू, यानी रमेश क्या करने में सक्षम नहीं है। ध्यान से समझिएगा, बच्चा क्या कर रहा है कि जो अनफैमिलियर वर्ड्स है, यानी जो नए शब्द हैं, बच्चे को उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहा, तभी तो वो पीछे रह जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई लेख पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, या फिर कोई एक अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि हमें सभी वर्ड्स का नियम पता हो, सभी वर्ड्स का अर्थ पता हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए लेख का हमने पूरा सारांश समझ लिया, पूरा थीम समझ लिया, तो उसमें जो अनफैमिलियर वर्ड थे, यानी जो कठिन वर्ड्स थे, उसका हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, यानी कि उसके अर्थ तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बच्चा है यहां पर रमेश, वो ज्यादा ध्यान दे रहा है अनफैमिलियर वर्ड पर, बावजूद इसके वो उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहा है, तभी तो वो पीछे रह जा रहा है पढ़ने में, अर्थ नहीं निकाल पा रहा है, तभी पीछे रह जा रहा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज रमेश नॉट एबल टू डू, रमेश क्या करने में सक्षम नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जो वर्ड है उसका संदर्भ में, जो कठिन शब्द है उसका संदर्भ में अर्थ अनुमान लगाने में सक्षम नहीं है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में इसी की बात की गई है, गेज द वर्ड मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। गेज का मतलब होता है नापना या फिर थाह लगाना या फिर अनुमान लगाना। द वर्ड मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, मतलब कि मान लीजिए जो कहानी बच्चा पढ़ रहा है, उस कहानी के संदर्भ में उस कठिन शब्द का क्या अर्थ है ये बच्चा अनुमान नहीं लगा पा रहा है, इसीलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था, जो कठिन वर्ड था या फिर नया वर्ड था, और इसीलिए वो पढ़ने में भी पीछे रह जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हेन डिफरेंट फोनिम्स दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवेल साउंड आर कंबाइंड टू टारगेट अ स्पेसिफिक मीनिंग फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ मीनिंगफुल वर्ड इट बिकम्स, यानी कि कहा यह जा रहा है कि जब अलग अलग जो फोनिम्स होते हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड भी होते हैं और वोवेल साउंड भी होते हैं, वो जब कंबाइंड होते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो ये सिलेबल का निर्माण करते हैं। सिलेबल क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक वर्ड हो गया तो उसमें कितनी बार, उसमें जैसे मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं कैट, और यहां पर एक और वर्ड लिखता हूं अनफैमिलियर, तो यहां पर देखिए कैट हम लोग एक झटके से बोल पा रहे हैं, लेकिन अनफैमिलियर को बोल करके देखिए अनफैमिलियर, 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 यहां पर देखिए 3 झटका हमें लग रहा है, अनफैमिलियर। ठीक है, तो मतलब कि एक शब्द को बोलने में जितने बार हमें रुकना पड़े, जैसे कैट आप एक झटके में बोल पा रहे हैं, लेकिन अनफैमिलियर एक बार में नहीं बोल पाएंगे, अनफैमिलियर, तो ये 3 झटके लग रहे हैं। तो जहां पर भी हमें एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि जहां पर ठहराव थोड़ा सा होता है उसे हम लोग एक सिलेबल के तौर पर काउंट करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या था, ये सी देखिए कॉन्सोनेंट हो गया, ए देखिए वोवेल हो गया, टी कॉन्सोनेंट हो गया, तो ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये सिलेबल ही तो बना रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए इस अनफैमिलियर में हमें जो अलग अलग अल्फाबेट हैं वो या तो वोवेल होंगे या तो साउंड होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे, और वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर के एक पूरा शब्द बना रहे हैं, और एक पूरे शब्द में से हम लोग अलग अलग सिलेबल छांटते हैं, यानी कि कितने इसमें अलग अलग ध्वनि हो सकती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिलेबल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मदर टंग्स, यानी कि हमारी जो मातृभाषा होती है, जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है, वो क्या करता है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि नाइदर सपोर्ट्स नॉर हिंडर्स सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी कहा जा रहा है कि हमारी जो मातृभाषा है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है, वो ना तो सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है और ना ही सपोर्ट करती है। तो ये विकल्प निगेटिव है, या तो बाधा उत्पन्न करेगी या तो सपोर्ट करेगी। बाधा तो उत्पन्न करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज में आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन किस में बता रहा हूं, आपकी मदर टंग हिंदी में बता रहा हूं। तो क्या ये आपके लिए बाधा उत्पन्न करिए, नहीं, बल्कि और आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। यानी कि जो हमारी मदर टंग होती है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है, वो हमें सेकंड लैंग्वेज सीखने में मदद करता है। तो ये विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, हिंडर्स द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज, यानी दूसरी भाषा टारगेट लैंग्वेज को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, मदर टंग, ये कहा जा रहा है। तो ये भी गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, इंटरफियर्स द
लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज इंटरफियर करती है सेकंड लैंग्वेज को सीखने में, तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, सपोर्ट्स द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज, यानी जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो सेकंड लैंग्वेज को सीखने में, टारगेट लैंग्वेज को सीखने में हमारी मदद करती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिस्टर रवि हैज डिजाइंड अ टेस्ट पेपर बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डू नॉट मैच द सिलेबस और द एम ऑफ द टेस्ट मिस्टर रवि पेपर लैक्स। यानी ये कहा जा रहा है कि मिस्टर रवि जो कि एक शिक्षक हैं, उन्होंने एक पेपर तैयार किया, एक परीक्षण तैयार किया, एक टेस्ट तैयार किया, जिसमें ज़्यादातर जो प्रश्न थे वो उनके सिलेबस से मैच नहीं कर रहे थे, या फिर जो एम था टेस्ट लेने का उससे मैच नहीं कर रहा था। तो ये हमारा पेपर में किस चीज़ की कमी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, एक पेपर यानी एक परीक्षण को तैयार करने से संबंधित उसमें कई प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि उसमें वैलिडिटी होता है, उसमें रिलायबिलिटी होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स दिया गया, पहले तो इसे काट दीजिए, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। रिलायबिलिटी बचा, रिलायबिलिटी क्या होता है इसको समझिए। रिलायबिलिटी को हिंदी में हम लोग विश्वसनीयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता बोलते हैं। अब मान लीजिए कि एक पेपर मैंने ऐसा सेट किया, एज ए टीचर मैंने एक पेपर ऐसा सेट किया जिसको जब मैं जांचता हूं तो एक बच्चे का नंबर 100 में से 50 नंबर आता है, और मान लीजिए उसी पेपर को किसी दूसरे टीचर ने जांचा तो उसका नंबर 60 नंबर आता है, और किसी तीसरे टीचर ने जांचा तो उसका नंबर 70 नंबर आता है। मतलब अलग अलग टीचर अगर जांच रहे हैं तो अलग अलग नंबर आ रहा है। तो क्या ये टेस्ट विश्वसनीय बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। तो ये रिलायबिलिटी यही कहता है कि जो टेस्ट होता है वो विश्वसनीय होना चाहिए, यानी चाहे कोई भी दुनिया का टीचर उसे जांचे उसको उतना ही नंबर मिलना चाहिए जो कि एक टीचर ने पहले जांच करके दिया था। अगर ये प्रॉपर्टी होगी तो हम लोग रिलायबल बोलेंगे, लेकिन प्रश्न में हमसे विश्वसनीयता की बात ही नहीं की गई है, यानी कि कई टीचर के द्वारा जांचने की बात ही नहीं पूछी गई। हमसे ये पूछा गया है कि जो पेपर सेट किया गया है वो सिलेबस को कवर नहीं करता, या फिर जो एम था, जो लक्ष्य था पेपर को लेने का, उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। तो रिलायबिलिटी हमारा उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा वैलिडिटी। वैलिडिटी 2 विकल्पों में दिया गया, ध्यान से समझिए। वैलिडिटी क्या होता है? इसका हिंदी में अर्थ होता है वैधता। वैधता का मतलब क्या होता है कि जिस बच्चे की जैसे मान लीजिए हम बच्चों का कुछ आकलन कर रहे हैं, जैसे परीक्षा ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमारा लक्ष्य होता है कि हम बच्चे की किस प्रॉपर्टी का जांच करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बच्चे को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मान लीजिए टेंस मैंने बच्चों को पढ़ाया और टेंस का मैं मूल्यांकन करना चाहता हूं, टेस्ट लेना चाहता हूं, तो ऐसे ही प्रश्न तो दूंगा कि जो बच्चे टेंस के बारे में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे लिख करके। तो ऐसा कोई टेस्ट जो कि बच्चे के टेंस की का मूल्यांकन करने में सक्षम हो, उसे हम लोग वैधता बोलते हैं, उस परीक्षण का वैधता बोलते हैं। यानी वो परीक्षण वैध है उस बच्चे के उस लक्ष्य को नापने के लिए या फिर उसका मूल्यांकन करने के लिए। वहीं बोला गया है एम ऑफ द टेस्ट। तो जो लक्ष्य से संबंधित होता है, यानी कि जो बच्चे का जिसका मापन करना है कि वो बच्चा कॉन्सेप्ट समझा है या नहीं समझा है, तो उस टेस्ट की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं वैलिडिटी, यानी कि वो परीक्षा वैध है उस लक्ष्य को जांचने के लिए। ठीक है, तो यहां पर 2 विकल्पों में दिया गया है, फेस वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी। तो यहां पर हमारा उत्तर कंटेंट वैलिडिटी होगा। क्यों कंटेंट वैलिडिटी होगा? ध्यान से समझिएगा। यहां पर कहा जा रहा था कि उसके सिलेबस से भी मैच नहीं कर रहा है, और सिलेबस क्या होता है? वो बच्चे के बुक का कंटेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे का इंग्लिश में जो सिलेबस दिया गया है वो उसका कंटेंट बोला जाएगा, उसके बुक का कंटेंट बोला जाएगा, और उस कंटेंट को के लिए वैध नहीं था, क्योंकि अलग अलग प्रश्न पूछे गए थे जो कि उसके सिलेबस को कवर नहीं कर रहा था, यानी जो एम था उसका जांचने का उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। वहीं हमसे पूछा गया था इस परीक्षण में किसकी कमी है, तो इसमें कंटेंट वैलिडिटी की कमी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।